सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हमें देखना है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन किन सोर्सेस से इंस्पायर्ड था। बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 1947 से लेकर 1950 में बना था, और उससे पहले भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने अब तक के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बने थे उनसे काफ़ी चीज़ें इंक्लूड की थी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमें यही देखना है कि कौन कौन से वो सोर्सेज हैं जिनसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर है, जिनसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हेल्प ली है। तो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, adopted the features of Indian Constitution from several sources। तो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो बहुत सारे फीचर्स थे विभिन्न प्रकार के सोर्सेस से अडॉप्ट किए थे। Thus, makers of our constitution did not hesitate to learn from experiences and experiments of other countries। तो ये भी दर्शाता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके अंदर ये हेजिटेशन नहीं थी कि नहीं नहीं हमें ही सब बनाना है, एकदम नए से शुरुआत करनी है, और जो अब तक बना है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने अब तक के जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन कितने सफल रहे थे, कौन सा फीचर ज़्यादा सफल रहा था, कौन सा फीचर का कौन सा उपयोग है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस फीचर की ज़रूरत पड़ सकती है इंडियन पॉलिटी को बेटर तरीके से रन करने के लिए। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंसेस को उन्होंने प्रॉपरली एनालाइज किया, और उनके अंदर ये हेजिटेशन बिल्कुल नहीं थी कि हमें बिल्कुल एकदम नए तरीके से स्टार्ट करनी है, एकदम नई शुरुआत करनी है। क्योंकि बहुत ऐसा भी हो सकता है ना कि लोग बोलें कि हमें दूसरों से कॉपी नहीं करनी है, हमें खुद से नया बनाना है। तो ये सब हेजिटेशन, ये सब प्रेजुडाइस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के अंदर नहीं था। इट इज़ ऑल्सो ए टेस्टामेंट टू देयर वाइड लर्निंग। तो ये भी दर्शाता है कि कितना ज़्यादा वाइड लर्निंग थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के अंदर, क्योंकि वही इतने सारे फीचर्स को इंक्लूड कर सकता है जिन्होंने इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा हो, एनालाइज किया हो, उनके एक्सपेरिमेंट्स, उनके एक्सपीरियंसेस को किसी सोर्सेज से जाना हो। तो उनकी इतनी वाइड लर्निंग को दर्शाता है ये कि इतने सोर्सेज से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। बट बोरोइंग दीज आइडियाज़ वॉज नॉट स्लेविश इमिटेशन। तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये तो बिल्कुल एक तरीके से इमिटेशन हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया। तो ये कॉपी पेस्ट वाला मामला नहीं है। इसके बारे में हम देखते हैं कि ईच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू बी डिफेंडेड ऑन ग्राउंड्स दैट इट वॉज सूटेड टू इंडियन प्रॉब्लम्स एंड एस्पिरेशंस। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हुआ था बहुत लंबे समय तक चला था, इतना लंबे समय तक शायद ही किसी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसीजर चला हो। और वो इसलिए चला था क्योंकि सारे प्रोविजंस जो थे, जितने प्रोविजंस थे, सब में बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन था, एक एक पॉइंट को स्क्रूटनी किया जाता था, एनालाइज किया जाता था। तो ऐसा नहीं था कि कोई भी पॉइंट को उठा के कॉपी पेस्ट मार दिया कि नहीं इसका यहाँ का है। कोई भी पॉइंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हो रहा है तो उसके क्या प्रोज हैं, कौन से हैं, इंडियन प्रॉब्लम्स के लिए कितना सूटेबल है, नहीं है, इन सभी चीज़ों को डिफेंड करना था। वो उस डिफेंस के प्रोसीजर को, उस जो एग्जामिनेशन था उसको पास करता था वो कोई फीचर, तभी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जाता था। तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये एक तरीके से कॉपी पेस्ट या इमिटेशन हुआ है। सारे अभी तक जितने भी फीचर्स हैं कुछ ना कुछ उनका उपयोग रहा है, और इंडियन की डेमोक्रेसी जो है, पॉलिटी जो है, अब तक का जो हिस्ट्री है, उसमें हर फीचर का कोई ना कोई योगदान इंडियन पॉलिटी को रन करने के लिए रहा है। अब बी आर अम्बेडकर इस बारे में क्या बोलते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। One likes to ask whether there can be anything new in a constitution framed at this hour in the history of the world. The only new things, if there can be, is in a constitution framed so late in the day are the variations made to remove the faults and to accommodate it to the needs of the country। इस बात को समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि अगर कोई पूछता है, वन लाइक्स टू आस्क कि क्या
हिस्ट्री के इस आवर में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो क्या उसमें अभी भी कुछ नया जोड़ा जा सकता है? तो बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि अगर ऐसा कोई पूछता है तो उसका ये जवाब होगा कि क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इतना लेट बना है। बी आर अम्बेडकर मानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो वर्ल्ड की हिस्ट्री में काफ़ी लेट बना है। तो बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आज उस समय वर्ल्ड की हिस्ट्री में इतना लेट बना है, तो सिर्फ जो नई चीज़ें वही ऐड की जा सकती हैं। नई चीज़ें अगर कोई ऐड भी की जा रही हैं तो जो पुरानी चीज़ें थी उनमें जो फॉल्ट्स हैं उनको रिमूव करना ही नया चीज़ माना जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो अब नया ऐड करने के लिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, तो नई चीज़ें वही ऐड की जा सकती हैं बी आर अम्बेडकर के अलावा, कि जो फॉल्ट्स हैं कोई पुराने कोई दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर में जो पहले बन चुके हैं, या फिर कोई वेरिएशन उनमें करना हो ताकि वो इंडिया के लिए, इंडिया की कंट्री के लिए वो अकोमोडेट किया जा सके। सिर्फ वही वेरिएशंस किए जा सकते हैं, वही चीज़ें नई डाली जा सकती हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो इतना लेट बना है वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो ये बी आर अम्बेडकर कहना चाहते हैं। अब हम जान लेते हैं सोर्सेस क्या हैं इंडिया के। पहली बात तो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है जो आप प्लेलिस्ट में जाकर फाइंड कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट था और उसने काफ़ी हद तक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को हेल्प की थी बनाने में। तो फेडरल प्रोविजंस जो हैं इंडिया के, कि इंडिया में जो सेंटर हैं, स्टेट हैं, और जो 3 लिस्ट हैं सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में थी और उसी से इंस्पायर्ड है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी हो गया, जुडिशरी उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेडरल कोर्ट की बात कही गई थी, स्थापना की बात की गई थी। और आज के समय में सुप्रीम कोर्ट भी है। पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, जैसे यूपीएससी हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, इमरजेंसी के प्रोविजंस हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंस्पायर्ड थी। देन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज किया था, तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी हद तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे उसका कुछ ना कुछ छाप रहेगा। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो इस समय इंडिया में, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब ये है कि जैसे कोई चुनाव होता है और किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी एरिया में अगर 4-5 लोग खड़े होते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो चुना जाएगा वहाँ से उसको 50% से ज़्यादा वोट मिले, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है कि वही चुना जाएगा जो 50% से ज़्यादा वोट पाएगा। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, अगर मान लीजिए 4-5 लोग खड़े हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मान लीजिए एमपी के चुनाव के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए, और उनमें से कोई चारों में से जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वही चुन लिया जाएगा। भले उसने मान लीजिए सिर्फ 26% वोट पाया, मान लीजिए 4 लोग खड़े हों, एक ने पाए 20% वोट, एक ने पाए 21% वोट, और एक ने पाए मान लीजिए 23% वोट, और चौथे ने पाए हैं मान लीजिए 36% वोट। तो 36% वोट जिसने पाए हैं, 20, 21, 23 और 36, 20, 21, 41, 23, 64 और 36, 100% टोटल हो। तो 36% जिसने पाया उसने सबसे ज़्यादा वोट पाए हैं, तो वही चुना जाएगा। लेकिन 36% वाले ने, देखिए यहाँ पर 50% से ज़्यादा वोट नहीं पाए, लेकिन चूंकि वो चारों में से सबसे ज़्यादा वोट उसी ने पाए हैं, इस वजह से वो चुना जाता है। ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट। इसको ऐसे समझ लेते हैं, पोस्ट जो है जैसे लाइन होती है ना, कोई रनिंग लाइन, रेसिंग लाइन, तो सबसे पहले जो उस रेसिंग लाइन को, उस पोस्ट को पार कर गया, फर्स्ट पास कर गया, वही जीतता है। वैसे ही यहाँ पर चारों में से जितने भी लोग खड़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा वोट जिसने पाए वही जीत गया। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में जो है, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, मतलब इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में ब्रिटेन से आया है। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज हर रोल, स्पीकर का जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया में और उसके क्या रोल्स होंगे, ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हैं। लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है इंडिया में, किस तरीके से लॉ बनता है, किस प्रोसीजर से बनता है, उसकी जो प्रोसीजर है वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में सिर्फ एक सिटीजनशिप है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी के पास इंडिया में स्टेट सिटीजनशिप नहीं है। ये चीज़ है सिंगल सिटीजनशिप का मतलब, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। यूएस में हमने जाना था कि डुअल सिटीजनशिप है। डुअल सिटीजनशिप का मतलब है कि स्टेट सिटीजनशिप भी है और नेशनल सिटीजनशिप भी है, मतलब कोई भी
यूएस का जो सिटीजन है उसके पास दो सिटीजनशिप होती हैं, एक तो यूएस की कलेक्टिव सिटीजनशिप और एक जिस स्टेट का वो रेसिडेंट है, जहाँ पे वो रहता है, उसकी सिटीजनशिप। देन कैबिनेट सिस्टम जो इंडिया में है वो भी ब्रिटिश इंस्पायर्ड है। प्रेरोगेटिव रिट्स, इंडिया में रिट्स, सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उनमें रिट्स भी एक है। उसके बारे में हम जानेंगे जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, आर्टिकल 32 उसमें रिट्स के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पर सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि ये जो रिट्स का कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। देन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इनसे क्या चीज़ें हमने ली हैं, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इंडिया में फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। देन पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि किसी भी लॉ, किसी भी कानून को वो रिव्यू कर सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के पैमाने पर खरा उतर रहा है कि नहीं, इसे कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी जो है वो काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस से। देन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट किस तरीके से इम्पीचमेंट का प्रोसीजर, इम्पीचमेंट का मतलब वो हटाए जाते हैं, प्रेसिडेंट हटाने का भी प्रोसीजर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस, किस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस रिमूव होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है और ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देन पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। देन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोर्स चल रहा है इसी में पढ़ेंगे, तो आप प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर विजिट करिएगा, क्योंकि सारे वीडियोस जो हैं वो उसी प्लेलिस्ट में मैं अपडेट कर रहा हूँ और क्रम वाइज देखने पर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझ पाएंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं क्या, इसको आप सैलिएंट फीचर्स नाम के मैंने वीडियोस बनाए, उनमें आप जाके देख सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मैं बता भी देता हूँ कि एक तरीके से ये डायरेक्शन है गवर्नमेंट को, किस तरीके से उन्हें रूल करना है, किस तरीके से गवर्नेंस करना है, किस तरीके से इंडिया को आगे लेके जाना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है और ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा में कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। देन मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इंडिया में प्रेसिडेंट किस तरीके से इलेक्ट होगा, क्या मेथड होगा, क्या प्रोसीजर होगा, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमें प्रियम्बल में इन तीन चीज़ों के बारे में बताया गया है, ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। देन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब इंडिया में जो हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो, पर सेंटर जो है स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग है स्टेट्स के कंपैरिजन में, तो इसे बोल सकते हैं कि क्वाज़ी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है, ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। देन रेसिडुअरी पावर्स विद द सेंटर, तो इंडिया में 3 लिस्ट हैं, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट। सेंटर में जो लिस्ट है उनमें सेंटर लॉज बना सकता है उन लिस्ट के ऊपर, स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉज बना सकता है, कॉन्करेंट में सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं, और इनके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो है रेसिडुअरी पावर्स, और वो पावर्स हैं सेंटर के पास, सेंटर उनमें लॉज बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर, इंडिया में स्टेट के जो गवर्नर हैं वो सेंटर अपॉइंट करता है, ये भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ मैटर्स में प्रेसिडेंट उससे सलाह ले सकता है, तो ये एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है हमने, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स का फ्रीडम, इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स का फ्रीडम जो है ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से है। और जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जो 2 हाउसेज हैं उनकी जॉइंट सिटिंग भी कुछ कुछ केसेस में हो सकती है, जहाँ पर साथ में बैठकर वो किसी भी लॉ को पास कराने के लिए डिस्कशन या वोटिंग होती है, वो जो जॉइंट सिटिंग है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी का, उससे क्या हमने लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान कुछ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, ये वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, जो कि यूएसएसआर था अब रशिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, आइडियल ऑफ जस्टिस इन द प्रियम, जस्टिस मतलब सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये प्रियम्बल में दिया गया है, ये सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है।
देन साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, ये साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, दीज वर ऑन साउथ अफ्रीकन मॉडल। देन जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इन सारी चीज़ों को, जैसे प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, अभी वेग कॉन्सेप्ट आपको लग रहा होगा, आपको अगर जिसने नहीं ठीक से पढ़ा है उसको ये नहीं पता होगा कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ क्या है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो है ये खुद में एक अपने आप में टॉपिक है। दो चीज़ें होती हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये सब आप धीरे धीरे हम समझेंगे। अभी जो आज हमने देखा था वो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। तो ये सारे कोर्सेज मैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इस प्लेलिस्ट में चला रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करिएगा। इस वीडियो के PDF नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पर जाकर फाइंड कर सकते हैं www.themoffupsc.com। यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अवेलेबल हैं, और इसमें हम धीरे धीरे और भी फीचर्स लाएंगे। और अगर आप हमको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी नॉमिनल पेमेंट, छोटा मोटा पेमेंट, जब भी आपको हमारा काम अच्छा लगे तो आप यहाँ पर कर सके हमें इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। UPSC-Dhamma@UPI, UPSC-Dhamma@Kotak, इनमें कोई भी हैंडल में आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। देन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप सारे वीडियोस को अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट नेक्स्ट टाइम।